आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आप में से बहुत से लोगों ने फिल्म कलाकारों या खिलाड़ियों की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती देखी होगी, लेकिन किसी राजनेता या किसी मुख्यमंत्री को लेकर इतनी चाहत की वे उसके बर्थडे पर खास तोहफा देने के लिए अपने शरीर पर टैटू गुदवा दे, ये शायद बहुत ही कम देखा होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रशंसक बाकी चाहने वालों से कुछ अलग है। इस शख्स का नाम यामीन सिद्दीकी है। 23 साल के यामीन योगी को अपना आदर्श मानते हैं। जनपद फरुखाबाद और मैनपुरी के बॉर्डर पर स्थित तहसील अलीगंज का कस्बा सराय अगस्त में उनका घर है। उनका स्थानीय कस्बे में फुटवियर का कारोबार है। यामीन शुरू से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनके कार्यशैली और जन योजनाओं से काफी प्रभावित है। उनकी दीवानगी मुख्यमंत्री के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि योगी के जन्म दिवस पर उन्हें विशेष उपहार देने के लिए अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा लिया। यामीन की मुलाकात अभी तक यूपी के मुख्यमंत्री से नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में यामीन योगी से मिलकर टैटू दिखाना चाहते हैं। अपने शरीर पर सीएम योगी का टैटू गुदवाने के बाद जब ये बात उनके मुस्लिम दोस्तों को पता चली तो उन्होंने इसकी आलोचना की, लेकिन यामीन ने इसे दरकिनार कर दिया। यामीन की माने तो जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। योगी सरकार की योजना सभी गरीबों के लिए समान है, कभी किसी से भेदभाव नहीं किया गया। हिंदू हो या मुस्लिम, योजनाओं का लाभ सभी को मिला है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों में काफी कमी आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 7 दिनों में महज 7 दिनों में ही संक्रमण देश के 4 से 15 राज्यों तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 6,594 नए संक्रमित मिले, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 5,548 हो गई है। सोमवार को 8,084 नए मरीज मिले थे। दैनिक संक्रमण दर भी सोमवार को 4 महीने बाद 3.24% तक पहुंच गई थी। देश में बीते 122 दिन बाद सोमवार को पहली बार कोरोना संक्रमण दर 3% के पार पहुंची। इससे पहले 11 फरवरी को संक्रमण दर 3.50% दर्ज की गई, लेकिन मंगलवार को यह घटकर 2.05% रह गई है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बेमीना इलाके में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। कश्मीर जोन की पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा है, जो दस्तावेज मिले हैं उनके मुताबिक एक आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के फैसलाबाद के रहने वाले अब्दुल्ला गौरी के रूप में की गई है। उन्होंने कहा है कि दूसरी की पहचान अनंतनाग जिले के आदिल हुसैन मीर उर्फ सुफियान के रूप में हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आदिल 2018 में वीजा लेकर बागा से पाकिस्तान गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि वही आतंकियों का ग्रुप था जो सोपोर मुठभेड़ से फरार हो गया था। हम उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स ने अनंतनाग के पहलगाम के रहने वाले आतंकवादी आदिल हुसैन मीर के साथ लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भेजा था। ये सभी 2018 से पाकिस्तान में थे। अमरनाथ यात्रा पर हमले की फिराक में थे। तीनों मारे जा चुके हैं। 7 जून को सोपोर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के लाहौर के हंजोला के रहने वाले एक आतंकवादी को मार गिराया था। रुक करेंगे राजस्थान का। राजस्थान में प्री मानसून की आहट से मौसम में बदलाव के कारण हो रही बारिश से
ठंडक का एहसास आम जनजीवन को कुछ राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आसमान में बादलों की आवाजाही भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर और आसपास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीते दिनों कुछ एक जगह हुई हल्की बारिश के बाद उमस ने भी आम लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली कड़कने व गिरने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। प्री मानसून से होने वाली बारिश की बूंदों ने कई क्षेत्रों में लोगों को भी गोला शुरू कर दिया है और जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल रही है। उदयपुर, कोटा संभाग के साथ ही पाली जिले के कुछ हिस्से में प्री मानसून की बारिश के साथ अब भीषण उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में सप्ताह भर चलने वाली प्री मानसून मूवमेंट देखा जा सकता है। इसी के साथ ही तेज हवा के साथ बारिश होगी और इस दौरान लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। साथ ही कुछ दिनों तक हवाएं भी बनी रहेंगी। पैगंबर मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बांग्लादेश ने भारत का आंतरिक मामला बताया है। बांग्लादेश के मंत्री ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के बाद शुरू हुआ विवाद भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा है, अन्य मुस्लिम देशों की तरह बांग्लादेश में ये ध्यान खींचने वाला मामला नहीं है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के मंत्री ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की सरकार ने इस मुद्दे पर समझौता किया है। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने इस मामले में भारत सरकार द्वारा कार्रवाई करने को लेकर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए ऐसे किसी भी बयान की निंदा नहीं करनी चाहिए। हसन महमूद ने कहा है कि भड़काऊ बयान देने के मामले में भारत में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें उम्मीद है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के आरोपों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर बयान के मामले में बांग्लादेश की सरकार कोई समझौता नहीं कर रही है, न ही कभी वह ऐसा करेगी। मैंने खुद इसकी निंदा की है। मैंने इस मामले पर सार्वजनिक बैठक में निंदा जताई। जेडीयू की नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता 4-5 दिनों से काफी चर्चे में हैं। एक कार्यक्रम में वे कुछ ऐसा बोल गए कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल रंजू गीता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और जिसमें वे बोलती हुई दिखाई दे रही हैं कि पटना की जमीन का टुकड़ा बेचकर सीतामढ़ी के सभी नेताओं को खरीद लेंगी। 9 जून को जिला जेडीयू द्वारा समीक्षात्मक बैठक हुई थी। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरीय नेता भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गीता ने संगठन की मजबूती पर प्रकाश डाला और बातों ही बातों में वो इतना बह गई कि अपनी हैसियत भी बताने लगी। इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पटना की जमीन बेचकर सीतामढ़ी के नेताओं को खरीदने की बात तक कह डाली। करीब 2 महीने पहले संपत्र एमएलसी चुनाव पर पूर्व मंत्री ने जेडीयू प्रत्याशी की जीत पर चर्चा की है। कहा है कि अगर बाजपट्टी, बोखरा और नानपुर प्रखंड के वोटरों का सपोर्ट नहीं मिलता तो जेडीयू के प्रत्याशी को जीत नहीं मिलती। जुमे के दिन देश भर में हिंसा भड़काने की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर यानी DFRAC की नई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान ने ट्विटर के जरिए देश में हिंसा फैलाने की साजिश रची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के करीब 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट
फेक न्यूज फैला रहे हैं, देश में दंगा कराने की साजिश रच रहे थे। दरअसल सोशल मीडिया पर इस विवाद और हिंसा से जुड़े हैशटैग चलते रहते हैं। पता करने पर यह बात सामने आई कि ज़्यादातर हैशटैग पाकिस्तानी यूजर्स के थे। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान मामले को लेकर भारतीय मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा था। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में 60,000 से ज़्यादा ट्विटर यूजर्स के नेचर ऑफ पोस्ट और कमेंट बिहेवियर के एनालिसिस की है और इस एनालिसिस में पाया गया है कि ट्विटर पर 60,000 में से ज़्यादातर यूजर्स के नॉन वेरीफाइड अकाउंट थे। इन अकाउंट्स के जरिए ज़्यादातर हैशटैग में कमेंट किए थे और इनमें से करीब 7,100 लोग पाकिस्तान के थे। साफ है कि पैगंबर विवाद से जुड़े हैशटैग को पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं 3,000 अकाउंट सऊदी अरब से थे, 2,500 अकाउंट भारत से और 1,400 मिस्र से और 1,000 से अधिक अमेरिका और कुवैत के अकाउंट बताए जा रहे थे। प्रयागराज हिंसा के 4 दिन के बाद भी आज अटाला इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें और कई घरों पर ताले लटके हुए हैं। गलियों में चर्चा कर रहे निवासियों ने बताया है कि व्यापारी पूरी तरह से चौपट हो गया है। डर की वजह से लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं और न ही खरीदार आ रहे हैं। इस इलाके के आसपास रहने वाले 200 से अधिक लोगों के मोबाइल रडार पर लगे हुए हैं। प्रयागराज पुलिस ने बता दें कि प्रयागराज पुलिस के मुताबिक घटना से 2 दिन पहले अटाला इलाके में कई मोबाइल फोन पर काफी रात तक बातचीत होती रही और इन सभी बातचीत के कारण का पता लगाया जा रहा है। इंडियन रेलवे को देश में लाइफलाइन माना जाता है और हर दिन हजारों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। आज देश के कई भाग में एयरपोर्ट बन चुका है और फ्लाइट की बेहतर सुविधा को कनेक्टिविटी के बाद भी आज भी बहुत से लोग ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे भी यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं देता है, लेकिन कई बार अलग अलग वजहों से ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। अब ऐसे में सफर करने वालों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेनों को डाइवर्ट, रिशेड्यूल या कैंसिल करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार खराब कानून व्यवस्था के कारण ऐसा करना पड़ता है। कई बार देश के कई तटीय इलाकों में तूफान और बारिश की परेशानी आ जाती है। अब ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे को ट्रेनों के रद्द करना पड़ता है और इसके अलावा कई बार रेल की पटरियों की मरम्मत के लिए ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेन रेल की पटरियों से होकर गुजरती हैं। अब ऐसे में उनका सही रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। इस कारण या तो ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है या उसे डाइवर्ट करना पड़ता है। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार शायद अब इस संकट को दूर करने का प्लान तैयार कर रही है। पीएमओ की ओर से आपको बता दें कि पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएमओ इंडिया अकाउंट से इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्वीट किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि कई कर्मियों को नौकरी देने की बात कही गई है। बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की तो आपको बता दें
मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन के साथ ही समीक्षा की है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि अगले 1.5 सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाएगा। लाखों लोगों को भर्ती की दी जाएगी और मोदी सरकार का ये फैसला रोजगार की मांग कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में युवा रेलवे भर्ती के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी सरकार का बता दें कि इसी तरफ में मोदी सरकार पर हमला करते हुए अक्सर उस पर रोजगार न दे पाने का आरोप लगाता रहा है। खासतौर पर नोटबंदी, जीएसटी और फिर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की विकास पर दर धीमी होने के चलते निजी क्षेत्र में भी नौकरियों के अवसर ज्यादा नहीं निकल पा रहे थे। अब ऐसे में मोदी सरकार का ये ऐलान सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इटावा में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव का दर्द झलका है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भरत और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव का नाम लिए बिना इशारों में उन पर हमला किया है। शिवपाल यादव ने अपने क्षेत्र जसवंत नगर के चौबेपुर में आयोजित एक धार्मिक समारोह में बोल रहे थे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, अपने आप को भरत और श्री कृष्ण के चरित्र से जोड़कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संकट से कोई बच नहीं सका है और संकट तो भगवान राम पर भी आया जब उनका राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन केकई के कारण वनवास हो गया। भरत ने राम की चरण पादुका रखकर 14 साल राजपाट चलाया। शिवपाल केवल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई को जेल में डाल दिया था, जहां पर कृष्ण का जन्म हुआ था। कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन एक गलती के कारण युद्ध के हालात बने हुए थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए राजपथ।